नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिडिल स्कूल में जो एडेड जूनियर स्कूल हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें आपको शिक्षक भर्ती का एक आदेश जारी हुआ है, जबकि 18 तारीख को उसका विस्तृत नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट वाइड सीट, सारी चीज़ें आएंगी। दोस्तों, हम जो आपको यहाँ क्लास प्रोवाइड करेंगे डेली, जिस सिलेबस को फॉलो करेंगे वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान शुरू करने का मेरा एक मकसद और भी है कि जिन विद्यार्थियों का ये विषय नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का 100 प्रश्न तो आएगा ही, साथ में जो जीके जीएस में जो प्रश्न आएंगे वो भी इसी से आएंगे। इतिहास का आएगा, भूगोल का आएगा, नागरिक शास्त्र का आएगा, पॉलिटी का, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। आप इसे चाहे जीएस की नज़र से देखें, जीके जीएस की नज़र से देखें, और चाहे तो आप सब्जेक्ट के रूप में इसे देखें, दोनों में आपका बेनिफिट ये होने वाला है। दोस्तों, इस खंड में जो 100 प्रश्न आएंगे, आपके विशेष सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी हो, जो भी आपका ग्रेजुएशन स्तर का सब्जेक्ट होगा, वो उसका 100 अंक आएगा, और आपका 50 अंक का आपका जीएस, जीके और जीएस दोनों रहेंगे उसमें। इसमें सब आएगा, सब कुछ होगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें, लेकिन आपके विषय का केवल 100 अंक आएगा। ठीक है, इन दोनों की मेरिट जोड़ करके नहीं 150 अंकों की परीक्षा आपकी होगी। दोस्तों, हम शुरू करते हैं इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की। पॉइंट की बात आते हैं पॉइंट पे। इतिहास की भी आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, भूगोल की भी और नागरिक शास्त्र की। अगर 3 नहीं मिल पाती है दोस्तों, तो निश्चित तौर पे आपको 2 क्लास आपको जरूर डेली मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे तो आपको 2 क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। जो जूनियर का जो सिलेबस है वो उस टॉपिक वाइज आपको डेली मिलेगा। और अगर वीडियो के साथ साथ, वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप इसके बहुविकल्पी प्रश्न का अभ्यास अगर आप करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसमें जुड़े। उसमें दिन में 2 बार हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, जो आपके सब्जेक्ट में, जैसे आज मैंने ये पढ़ा दिया आपको इतिहास के, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, जो आपका पहला ही टॉपिक है। तो आपको टेलीग्राम पे इसके बहुविकल्पी कितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मिलेगा। जो भी मित्र हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, सब लोग ये जान लें कि जो टॉपिक हम ख़त्म करेंगे उस टॉपिक का एक विस्तृत हम टेस्ट जरूर अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव क्विज के माध्यम से लेंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम अगर हम देखते हैं तो इतिहास को जानने के स्रोत हैं पाषाणकालीन, ताम्रपाषाण का, वैदिक संस्कृत यानी प्राचीन में आपको देख सकते हैं। फिर आ जाइए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत, 6ठी शताब्दी से पहले क्या भारत की स्थिति थी, और भारत के प्रारंभिक राज्य कौन को क्या स्थिति थी, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत। कहने का मतलब मेरा ये है, ये अगर ये टॉपिक अगर आपको देखना है तो उत्तर प्रदेश की जो मिडिल स्कूल की पुस्तक है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र अगर उठा के देखें, एकदम पाठ वाइज जो भी पाठ का नाम है वही इसमें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज एकदम सेम उतार दिया गया है। हाँ, पेपर का स्तर कहाँ तक जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल जाएगा कि इंटर लेवल जाएगा कि खाली 8वीं क्लास तक रहेगा, वो तो देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे अंदाज से वो ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा। अगर इतिहास के जानने का स्रोत है तो आप वो किताब पहली बार तो ख़त्म कर लें जितनी जल्दी हो सके। 6, 7 और 8 तीनों क्लास की जो आपकी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की पुस्तकें हैं, उसको आप जितनी जल्दी हो सके 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते में आप ख़त्म कर लीजिए। हालांकि मैं तो कराऊंगा ही आपको, उसमें का भी जो उसको हम इस तरह से लेंगे कि एक एक क्लास की कितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको हम देते रहेंगे। एकदम सेम वही चीज़ आपको सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन इसका कठिनाई स्तर बेहतर रहेगा, ये आप जान लीजिए। चलिए सब कुछ आगे बढ़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हुए। पहला पॉइंट है इतिहास
यानी प्राचीन भारत को जानने के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट ये, क्योंकि पहला जो लेसन है इतिहास को जानने का स्रोत, तो हम इतिहास को जानने का स्रोत जो है वो भारत से शुरू करते हैं, भारत से उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर हम इतिहास को जानना है, हमें इतिहास को जानना है, तो इसके स्रोत के बारे में दो आपको भागों में विभाजित करना होगा। एक साहित्यिक है, दूसरा पुरातात्विक है। साहित्यिक में जैसे धार्मिक ग्रंथ हुए, धार्मिक पुस्तकें हुई, ये सारी चीज़ें आती हैं। धार्मिक है जिसमें ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। ये क्या है? ये ऐसी ग्रंथ हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जो उस समय हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर क्षेत्र की जानकारी ये पुस्तकें हमें देती हैं कि उस समय कैसा था, प्राचीन भारत हमारा कैसा था। वो धार्मिक ग्रंथ है, जो धार्मिक पुस्तकें हैं जिसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध का और जैन साहित्य का। कहने का मतलब ये तीनों और भी अन्य हैं जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सब की जानकारी भारत के प्राचीन रूप को दर्शाते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट, साहित्य को गैर धार्मिक कुछ साहित्य हैं, जैसे विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। वो सारी पुस्तकें जो लिखती हैं, जो भारत के ऊपर लिखी गई हैं, बहुत सारी हैं, आप जानते हैं। उनके माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारे देश का प्राचीन परिवेश कैसा था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब साहित्यिक स्रोत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, उसके बाद हम विस्तृत आपको पूरी, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये एक टॉपिक आपका ख़त्म होगा, ये वाला इतिहास को जानने का स्रोत, ये आज एक टॉपिक ख़त्म होगा ये। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जल्द हम कवर करेंगे, 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे दोस्तों, मात्र 30 दिन के अंदर। अगर हमारे साथ आप लगे रहेंगे तो 30 दिन के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा पूरा सिलेबस, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। चलिए पुरातात्विक में, इसमें दोस्तों अभिलेख, मुद्राएं, उस समय जो मुद्राएं चलती थी उस पर उस राज्य की कुछ चिन्ह है, बहुत सारी चीज़ें मतलब कि छपती थी। ठीक है। भवन, उस समय के जो अवशेष, मूर्तियां जो प्राप्त होती हैं, टीले हैं, कुछ उत्खनन में जो खुदाई के समय प्राप्त अवशेष हैं, और चित्रकला, वहाँ की कलाएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। अभिलेख है, मुद्रा है, मित्रभांड है, भवन है, मूर्तियां हैं, टिल, बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो हमें उस समय की स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तुतः प्राचीन भारत के इतिहास का आधुनिक अध्ययन, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत के आधुनिक अध्ययन, किसका अध्ययन? आधुनिक। 18वीं शताब्दी, याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश विद्वानों द्वारा किया गया था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारत का अध्ययन, आधुनिक अध्ययन, आधुनिक समय में अध्ययन, यानी प्राचीन भारत का आधुनिक समय में अध्ययन, मध्यकाल में नहीं, प्राचीन भारत का अध्ययन वो भी आधुनिक समय में कौन विद्वान किए थे? तो ब्रिटिश, यानी क्योंकि अंग्रेज यहाँ रहते थे, सिंपल सी बात है, ब्रिटिश विद्वानों ने किया था। इन्होंने भारत के प्राचीन साहित्य कृतियों को इस आधार पर अमान्य कर दिया, अंग्रेजों अमान्य कर दिया। ठीक है, अमान्य कर दिया। ये इतने बड़े विद्वान अपने आप को समझते हैं कि इस देश के साहित्य को अमान्य कर दिए, इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सामग्रियाँ थी, ऐतिहासिक सामग्रियाँ थी, वो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थी, महत्व नहीं रखती थी। सामग्रियाँ ऐतिहासिक महत्व की नहीं थी। क्या कह के अमान्य कर दिया कि प्राचीन भारत की जो साहित्य यानी सामग्रियाँ हैं, प्राचीन भारत की सामग्रियाँ हैं, जैसे मूर्ति, भवन, अभिलेख, बहुत सारी चीज़ें थे, ये साहित्य भी थे, हर चीज़ था, तो ऐतिहासिक महत्व की नहीं है। किस आधार पे कैंसिल किया, अमान्य किया कि ये ऐतिहासिक महत्व नहीं। अंग्रेजों को खाली कल्हड़ की राज तरंगिणी पसंद आई, बस। अंग्रेजों को क्या पसंद आई? कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी ही केवल इन्हें ऐतिहासिक महत्व की प्रतीत हुई। इसमें जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास है, याद रखिएगा। एक अंग्रेज विद्वान था मैकडॉनल्ड,
सबसे बड़ा गधा था। इससे बड़ा गधा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, मैकडॉनल्ड। इसने कहा, घोषित किया कि प्राचीन भारत के लोगों को, यानी प्राचीन भारत के लोगों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। अगर ये पॉइंट आपसे रख देगा, ये किसने घोषणा की थी कि प्राचीन भारत के लोगों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव है या अभाव था, तो ये अंग्रेज विद्वान था, ये अंग्रेज ब्रिटिश का था, इंग्लैंड का था, मैकडॉनल्ड। ठीक है, ये समझ लो कि सबसे बड़ा गधा था। क्योंकि आप दूसरों को कैसे गलत साबित कर सकते हैं आप, जबकि खुद को पता नहीं कि आप कितना सही हो कितना गलत है। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकारों ने यूनानी, एक और पॉइंट याद रखिएगा, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, जो जनक है आपके इतिहास का, कहाँ का है जनक तो आप बता ही देंगे, लेकिन कहाँ का था, तो यूनान का था। ये भी याद रखने वाली बात है कि लेखन को आधार मानते हुए प्राचीन भारतीय ग्रंथों को ऐतिहासिक रूप में अमान्य कर दिया अंग्रेजों ने। यानी ब्रिटिशर्स ने किस आधार पर अमान्य किया था? जो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस थे, यानी जो इतिहास के जनक थे, उनके लेखन, यानी उनके जो लिखी हुई पुस्तकें, जो लेखन सामग्री थी, उसके आधार पर, उसको आधार मानते हुए भारतीय ग्रंथों को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, किस रूप में? ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अमान्य कर दिया। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अमान्य कर दिया। दोस्तों, आप खुद रियलाइज़ कीजिए, खुद सोचिए कि क्या ये सही है या गलत। पूर्णतः गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप गहराई से देखें तो महाभारत और रामायण जैसे महाग्रंथ ही इतने बड़े स्रोत हैं जिसका कोई, समझ लीजिए, सरोकार नहीं, कोई इसकी तुलना नहीं किसी और से। जितनी मर्जी आप जानकारी लेना चाहें इतिहास की, आप ले सकते हैं। अगर भारतीय, एक बात बताइए, अगर हमको ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जानना है तो ऑस्ट्रेलिया के साहित्यिक स्रोत या ऑस्ट्रेलिया के पुरातात्विक स्रोत से ही जानकारी मिलेगी ना, कि उसको आप ले आएंगे इंग्लैंड के इतिहास से जानकारी आपको मिलेगी? पहले ये बताएं। तो भारत को अगर जानना है, प्राचीन भारत को जानना है, तो सबसे बेहतर स्रोत होगा कि जो भारत में ग्रंथ है, जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य, और जो है अन्य पुस्तकें हैं, और आपका पुरातात्विक अभिलेख, जो मुद्राएं मिली हुई हैं, उनसे हर चीज़ जो भारत से जुड़ी हुई होंगी, उन्हीं से आपको भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ऐसा, इतनी बात अगर न समझ में आए तो गधा छोड़ के कुछ थोड़ा ना हो सकता है, विद्वान तो हो नहीं सकता, मैं तो गधा ही हो सकता हूँ। गधा से बड़ा भी कोई हो तो वो भी हो सकता है। ये जो इतनी बात न समझ में आया कि भारत के बारे में जानना है, तो भारत के जो साहित्य है उससे बढ़िया स्रोत क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब ये साहित्यिक स्रोत हो गया। अब हम थोड़ा बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ जो हैं, इस पे चर्चा करेंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे, फिर पुरातत्व पे चर्चा करेंगे, तब आपका चैप्टर ये लगभग कंप्लीट होगा। तो अब हम बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, और ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं, बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं, और जैन साहित्य कौन से हैं। पहले ये क्लियर करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, कि आप लोग एक बार जरूर वीडियो प्ले करके देख लिया करें। उसके बाद अगर आप लोड करना चाहें तो लोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार एटलीस्ट आप लोग ज़रूर प्ले करें, पूरा फुल वीडियो देखें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मुझे जानकारी मिली कि हमारे कितने दोस्तों ने इसको देखा है, हमारी वीडियो को, और कितना आप इस चीज़ को लाइक किए, कितना पसंद किए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर जो कुछ सुझाव भी है तो भी आप हमें बताएं। तो जस्ट सेकंड मित्रों, मैं इसको मिटा करके फिर से अब धार्मिक साहित्य शुरू करता हूँ, नहीं ब्राह्मण साहित्य पे। चलिए दोस्तों, अब ये नया कंटेंट जो थोड़ा सा उस समय परिचय हुआ, इसके बाद आपको, अभी हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं। मैंने आपको साहित्यिक स्रोत में बताया पहले कि सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में आप धार्मिक स्रोत हैं और गैर धार्मिक स्रोत, दो हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि धार्मिक स्रोत कौन कौन से थे, जिसमें आपके ब्राह्मण साहित्य थे और बौद्ध साहित्य थे और जैन साहित्य, ये मैंने आपको बता दिया। तो
तो हम धार्मिक साहित्य में आगे हम बढ़ते हैं, ब्राह्मण साहित्य में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें वेद हैं, पुराण हैं, वेदांग हैं, महाकाव्य हैं, इन सभी को हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे बेहतर साबित होंगे, जो आज तक बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। याद रखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है आपके जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती में। ये आप निश्चित आप दिमाग में रख लीजिए। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाइव क्विज में आप टेस्ट भी दे रहे हैं और बाकी समय में आप पुस्तकों का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो 1.5 महीने में आपका पेपर है। मेरा दावा है कि आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं और वहाँ अभ्यास भी कर रहे हैं। दोनों कार्य अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए, ब्राह्मण साहित्य में हम बात करते हैं तो वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य मतलब वह साहित्य जो वैदिक सभ्यता में जब वेदों का निर्माण हुआ, यानी संकलन किया गया, उस समय की स्थिति को, उस समय के साहित्य को वैदिक साहित्य कहा जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत वेदों का अध्ययन हम करते हैं, जिसमें हम वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है एवं उपनिषद भी हैं। ठीक है। इन सभी का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 वेद होते हैं, पाए जाते हैं। होते क्या है? सबसे विशाल जो है वो आपका ऋग्वेद है। अगर प्रश्न पूछे कि सबसे विशाल वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। इसमें 10 मंडल है। मंडलों की संख्या अगर पूछे तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? तो सूक्त आपके 1028 हैं और मंत्र कितने हैं? तो 10,580। आप देख सकते हैं। ये संख्या जरूर याद करना दोस्तों, ये बार बार पूछ देता है। ठीक है। और आपके चाहे सुपर टेट प्राइमरी वाला प्रश्न, चाहे सुपर टेट हो, ठीक है, मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ बहुत जरूरी है। एस टेट हो गया आपका, और आपका जूनियर हो गया, और आपका टीजीटी हो गया, और पीजीटी। इन सब में शिक्षक संबंधी जितनी भी आपके प्रश्न आएंगे, इनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लें। अगर इन प्रश्नों से नहीं आए हो तो हमें आप बताएं। अगर इस टॉपिक से पूछा गया होगा तो निश्चित तौर पे दोस्तों इन्हीं प्रश्नों में से होगा जो मैं अपने आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है। कितने हैं? 10 मंडल, भूलेंगे नहीं आप लोग। 1028 सूक्त और 10,580 आपके मंत्र हैं। मंत्र और सूक्त में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ठीक है। सूक्त की बात करें तो कम है, मंत्र आपके अधिक है। ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में क्या क्या देखने को मिलता है? प्राचीन भारत का क्या क्या देखने को मिलता है? राजनीतिक जीवन देखने को मिलता है, सामाजिक जीवन देखने को मिलता है, वहाँ की आर्थिक जीवन देखने को मिलता है और धार्मिक जीवन भी देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना, अगर प्रश्न पूछे कि सबसे कम जानकारी किसकी मिलती है, तो राजनीतिक जीवन की जानकारी ऋग्वेद में सबसे कम मिलती है, जबकि अधिक में धार्मिक आपको अधिक मिलेगी। लेकिन आपके राजनीतिक जीवन की जानकारी सबसे कम मिलती है प्राचीन भारत के। ठीक है। किसमें? ऋग्वेद में। चलिए, आप दूसरा वेद करते हैं, यजुर्वेद। यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ पूजा पाठ, यानी ये वेद यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। अगर पूछ लेगा कि यज्ञ से संबंधित कौन सा वेद है, तो आपका यजुर्वेद है। इधर या है और इधर भी या है, या से ये भी शुरू हो रहा है और या से ये भी शुरू हो रहा है। आप यहीं से पकड़ लेना दोस्तों कि यज्ञ यजुर्वेद यानी दोनों का संबंध या से शुरू हो रहा है। ठीक है। यज्ञ का शुरुआत, यज्ञ से संबंध किस वेद से है? तो आपके यजुर्वेद से। इसमें यजुर्वेद की एक और बेहतरीन पॉइंट है, विशेषता है, जो बार बार पूछता है प्रश्न में। शिल्प व्यवसाय निम्नलिखित वेदों में से किस वेद में वर्णित है या किस वेद में समाहित है? या शिल्प व्यवसाय की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? तो आप निश्चित जान लीजिए यजुर्वेद है। किसकी? शिल्प आप समझते होंगे, कारीगरी, मूर्तिकला बनाना, ठीक है, नक्काशी करना, ये सब शिल्प के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए पत्थर हुआ, पत्थर को छेनी हथौड़ी से काट काट के कोई रूप या कोई आकृति जब प्रदान की जाती है, उसे शिल्प कला कहा जाता है। ठीक। तो शिल्प व्यवसाय आपका, क्योंकि आप जान लीजिए पहले जो प्राचीन समय से मैं समझता हूँ मध्यकालीन भारत तक लगभग मंदिर के आसपास बहुत बड़ा उद्योग लगता था, जिसमें शिल्प उद्योग सबसे नंबर 1 होता था। ये आप जान लीजिए, ये आज से नहीं, प्राचीन काल से भी चला आ रहा है। ठीक।
तो शिल्प व्यवसाय कहाँ जानकारी मिलती है? यजुर्वेद में। सामवेद की बात करें तो ये संगीत यानी गायन का वेद है। अगर पूछ लिया जाए संगीत के 7 सुरों की जानकारी सर्वप्रथम किस वेद से मिलती है, तो आपके सामवेद। तीसरा वेद अगर देखें तो सामवेद से गायन से संबंधित है। इस वेद में संगीत यानी संगीत की जानकारी मिलती है और 7 सुरों का सर्वप्रथम उल्लेख आपको सामवेद में मिलता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद से हमें प्राचीन भारतीय जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इसमें भी आपको राजनीतिक जानकारी मिलती है, सामाजिक जानकारी मिलती है, आर्थिक जीवन कैसा था ये भी मिलती है, और धार्मिक तो मिलेगी ही। ठीक है। और इसमें खास क्या है? इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग, विवाह आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अथर्ववेद के अंतर्गत मिलती हैं। और इसकी 2 पॉइंट हमने रेड से लिख दिए हैं। इस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपके प्रवक्ता तक भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। ठीक, किस वेद को श्रेष्ठ वेद कहा जाता है? आप खट से लगा देंगे ऋग्वेद को। मेरा दावा है आप जो अगर जानकारी आपको नहीं है तो आप ऋग्वेद को ही लगाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, श्रेष्ठ वेद यानी ब्रह्मवेद, चाहे श्रेष्ठ वेद पूछ ले चाहे ब्रह्मवेद पूछ ले, आपका अथर्ववेद होगा। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था में आप जानते हैं ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए ब्रह्मवेद यानी श्रेष्ठ वेद आपको अथर्ववेद कहा जाता है। ठीक है। यह सबसे बाद का वेद है, यह भी एक पॉइंट है दोस्तों, सबसे बाद का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी चौथे नंबर में सबसे जो लेटेस्ट है, न्यू वर्जन आप कह सकते हैं, जो आपका न्यू वर्जन वेद है वो आपका अथर्ववेद है, सबसे बाद का वेद। इसके बाद कोई वेद नहीं। ठीक। अच्छा दोस्तों, क्योंकि वेदों को समझना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए वेदों के समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई। किसको समझने के लिए? वेदों को समझने के लिए। कितनी संख्या है? 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। अच्छा, वेदांगों से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इस कहने का मतलब है कि उस समय राजनीतिक जीवन कैसा था, वहाँ का राजा क्या था, कैसी व्यवस्था थी, कैसे उस समय के जो शहर थे या गांव थे कैसे संचालित होते थे, कैसे उस पर कानूनी व्यवस्था चलती थी, क्या था सामाजिक जीवन और क्या था राजनीतिक जीवन, कैसे उनके रोजगार थे, क्या उनके व्यवसाय थे, किस चीज़ का वो आर्थिक रूप से उत्पादन करते थे, और सामाजिक जीवन एवं धार्मिक जीवन किस तरह से व्यतीत करते थे। ये जानकारी हमें वेदांगों से भी मिलती है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी ईसा पूर्व की बात हो रही है। अगर पूछ रहे प्रश्न वेदांगों से हमें प्राचीन भारत के किस समय की जानकारी मिलती है, किस समय की जानकारी मिलती है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक हमें जानकारी प्राचीन भारत के बारे में मिलती है। ठीक है। एक स्मृतियाँ भी हैं, इसको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्मृतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, जो सर्वाधिक प्राचीन हैं। ये लगभग 1000 से 200 ईसा पूर्व से इनकी रचना पाई जाती है। कहने का मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक जो प्राचीन भारत के सभी प्रकार के जीवन थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, सबकी जानकारी आपको स्मृतियों में मिलती है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी हम इधर थोड़ा सा कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं और इसको नोट जरूर करते चलें दोस्तों। इसके संकलनकर्ता कौन है? ऋग्वेद के, जो अब सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा यानी विशाल वेद है, उसकी हम बात कर रहे हैं। संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्णद्वैपायन और वेदव्यास संकलित किए हैं, लिखित नहीं किए, याद रखिएगा इसको। ठीक। संकलित मतलब इकट्ठा करना। ठीक। और इसमें जो 10 मंडल मैंने आपको बताए थे, 10 मंडल में कौन कौन से महत्वपूर्ण है मैंने यहाँ लिख दिया है। यही मंडल बार बार घुमा के बाद प्रश्न आपके पास आपके सामने रख दिया जाता है। प्रथम मंडल में क्या है? प्रथम एवं 10वां सबसे नया मंडल है, यानी पहला और 10वां मंडल जो है सबसे नया है। नया का मतलब आप दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 5वां मंडल, 6ठा मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल और 9वां मंडल की रचना करने के बाद
तब जाकर के पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे नया मंडल कौन है 10वें मंडल में? पहला और 10वां। ठीक, शुरुआत और आखिरी मंडल जो है वो बाद में जोड़े गए हैं, यानी बाद में उनकी रचना की गई है, संकलित की गई है। ठीक, अब बात करते हैं तृतीय मंडल। बहुत ही महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण है कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र की पहली बात रचना किसने की है? तो विश्वामित्र जी हैं, इन्होंने की थी। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। और गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ पर है? तो ये ऋग्वेद में है। ठीक है, किस वेद में है? ऋग्वेद में। किस मंडल में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किसने रचना की? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने। किस वेद में है? ऋग्वेद में। किस मंडल में है? वो तीसरे मंडल में है। ठीक, क्लियर। चलिए 7वां मंडल की बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण, 10 राग युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध इसमें वर्णन किया गया। सीधा प्रश्न पूछ देगा 10 राग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध किस मंडल में वर्णन है? तो 7वें मंडल में है। ठीक है, क्लियर। 9वां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो जाए। प्रश्न पूछ देगा कि सोम देवता का वर्णन किस मंडल में है, या किस वेद में पूछ लिया तो आप सामवेद लगा देंगे। हो सकता है कंफ्यूजन में कोई भी गलती लगा सकता है। कंफ्यूजन में तो भारत की राजधानी लोग लखनऊ भी लगा देते हैं कंफ्यूजन में, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सोम देवता का वर्णन जो वनस्पतियों के देवता हैं, किसके देवता माने जाते हैं? वनस्पतियों के देवता माने जाते हैं, पेड़ पौधों के देवता माने जाते हैं। कौन? सोम देवता। ये किस मंडल में है? इनका वर्णन 9वां मंडल है। ठीक है, सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद में है, सामवेद नहीं समझिएगा। तो सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद में है और किस मंडल में है? 9वां मंडल में। सोमवेद किसके देवता हैं? तो वनस्पतियों के देवता हैं। अब बात करते हैं 10वां मंडल जो सबसे आखिरी में जोड़ा गया बाद में। इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? तो 10वें मंडल में। और अगर पूछा जाए वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस वेद में है? तो वो ऋग्वेद में है। वर्ण व्यवस्था किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था क्या है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की जो उत्पत्ति हुई है, उनकी श्रेष्ठता, ये सारी चीज़ का वर्णन आपके 10वें मंडल में है। जिसमें कहा गया ब्राह्मण सबसे उच्च है, ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की, नाभि से आपके वैश्य की, और पैर के अंगूठे से ब्रह्मा जी के शूद्र की उत्पत्ति हुई जो सबसे नीच है। ऐसा वर्णन 10वें मंडल में मिलता है वर्ण व्यवस्था की। ठीक है, यानी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सारे चैप्टर में से आपको बहुत सारे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। ये 100% गारंटी है, आप लिख लो। इसलिए दोस्तों आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी करते चलें। अगर 1 महीने आप मेरे साथ लगातार आप बने रहें, अगर बने रहेंगे तो ये आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपके जो 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं और जो 50 जीएस में जितने भी आपके सोशल से आएंगे वो भी आपको इसमें इन वीडियो के माध्यम से कवर आपको हो जाएगा। और टेलीग्राम से डेली आपको डेली जो 2 बार दिन भर में क्विज कराते हैं वो भी आपको बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। पुराण छूट गया दोस्तों, पुराण भी देख लेते हैं क्योंकि पुराणों से भी जानकारी मिलती है। पुराण की संख्या कितनी है? 18। किसने संकलन किया? लोमहर्ष व्यास एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए दोस्तों। और अगर आप नए हैं हमारे इस वीडियो पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके दोस्तों, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपको, क्योंकि धार्मिक साहित्य मैंने आपको बता दिया जिसमें ब्राह्मण साहित्य मैंने बताया अभी बहुत और जैन 2 साहित्य बचे हुए हैं, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत है। यानी नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर, पहला चैप्टर जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान का, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।